हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम फिर आपके बीच एक नए प्रकरण के साथ हैं। यूरोप में समाजवाद। समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है? यूरोप में समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई? समाजवाद की संकल्पना, समाजवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? आज हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। समाजवाद के कारण यूरोप में कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई और राजनीति में क्या बदलाव आया, इन सारे बिंदुओं को हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप में समाजवाद जो प्रकरण है, समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है। ये ऐसी उत्पादन व्यवस्था है जिसमें पूंजी का स्वामित्व व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि समस्त समाज का होता है। अर्थात ये अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करती है जहां उत्पादन के जो संसाधन हैं, संपत्ति है, उस पर समाज का अधिकार हो, व्यक्ति का स्वामित्व ना हो, निजी स्वामित्व ना हो। पूंजीवाद का विरोध करती है। ये चाहती है कि धन का जो संचय है वो कुछ चंद हाथों में ना हो बल्कि सबके पास संसाधनों का वितरण हो, समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता हो। तो आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करने वाला जो ये विचार था समाजवाद, ये विचार किसकी देन है? कार्ल मार्क्स। जर्मनी के रहने वाले थे कार्ल मार्क्स, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, दास कैपिटल। दास कैपिटल इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने समाजवादी विचार की अवधारणा प्रस्तुत की। यह वो दौर था जब यूरोप में औद्योगिक प्रगति हो चुकी थी, कल कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई और उसका प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों पर पड़ा। जब औद्योगिकरण हुआ तो उसका प्रभाव शहरीकरण के रूप में भी आया। जहां उद्योग लगे, धीरे धीरे वो शहर बसे। शहरों में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या भी आई, काम करने वाले लोग आ गए, वर्कर्स आ गए, और साथ साथ एक नए वर्ग का विकास हुआ, मध्यम वर्ग, जो शिक्षित था, बुद्धिजीवी था, विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता था। शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, इस प्रकार के लोग, श्रमिक और मध्यम वर्ग, इन दोनों के समन्वय से जो वहां शिक्षा और जागृति हुई, राजनीतिक प्रगति हुई, उस प्रगति को आगे ले जाने का कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स ने जब अपनी ये धारणा प्रस्तुत की कि समाज की संपत्ति पर सभी का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने उस समकालीन व्यवस्था को देखा कि ज्यादातर कारखाने जो शहरों में लगे हुए हैं उन सब के ऊपर पूंजीपतियों का अधिकार है, और पूंजीपत बहुत कम वेतन देकर के काम के घंटे 12 से 15 थे, 12 से 15 घंटे, 18 घंटे तक का मजदूरों से काम लेते थे। वेतन के रूप में बहुत कम उनको दिया जाता था। सारा जो लाभ था वो पूंजीपतियों की जेबों में जा रहा था। उन्होंने मजदूरों का शोषण जो देखा, उसको देख करके उन्होंने लिखा कि जब तक यह व्यवस्था बदलती नहीं है, जब तक पूंजी का नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथों से मजदूरों के हाथों में नहीं जाता, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने कहा सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में सर्वहारा वर्ग किसके लिए इस्तेमाल शब्द किया? यह शब्द उन्होंने मजदूरों, शोषितों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व, जो नई शासन व्यवस्था हो उसमें इस वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि समाज में जो परिवर्तन आएगा, जो क्रांति आएगी, वो औद्योगिक मजदूरों द्वारा ही लाई जाएगी। वो जानते थे कि जो मजदूर हैं, जो कारखानों में काम कर रहे हैं, उनकी संख्या भी काफी है और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो निसंदेह वो अपनी दयनीय स्थिति के कारण संयुक्त होंगे और इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उसका प्रभाव
बहुत तेजी से यूरोप में फैला। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना हुई 1904-05 में, फ्रांस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, जर्मनी और दूसरे देशों में भी समाजवादी विचारों की पार्टियां बनने लगी। लेकिन 1914 तक अभी यूरोप में कहीं भी समाजवादी सत्ता में नहीं आ पाए। विचार धीरे धीरे फैलने लगे थे। मजदूरों के अंदर, औद्योगिक क्षेत्रों में इनका समाजवादी विचार के मानने वालों का दायरा बढ़ता जा रहा था। मजदूरों के संगठन बनने लगे थे। ऐसी राजनीतिक पार्टियां समाजवादी विचारों को और तेजी से हवा दे रही थी। ऐसी स्थिति में जो यूरोप की राजनीतिक विचारधारा थी, यूरोप की राजनीतिक विचारधारा में 3 प्रवृत्तियां देखने को मिली। नंबर 1 रूढ़िवादी, 3 प्रकार की प्रवृत्तियां यूरोप की राजनीति में थी। नंबर 2 उदारवादी, तीसरी आमूल परिवर्तनवादी। यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, विभिन्न देशों में पूंजीपतियों का वर्चस्व था। समस्त कारखाने जो औद्योगिक शहरों में स्थापित थे, उन पे पूंजीपतियों का प्रभाव था। पूंजी का निजीकरण था और निजीकरण होने के नाते व्यापारी अपने व्यापार के लिए, औद्योगिक जो समूह के मालिक थे अपने लाभ के लिए, वो मजदूरों को उनका बहुत कम हिस्सा देते थे, जबकि उत्पादन में वास्तविक हिस्सा मजदूरों का था, उनके श्रम का था। इसलिए यूरोप में जो परिवर्तन के पक्ष में प्रवृत्तियां उभर रही थी, उनमें 3 प्रकार की सोच थी। कुछ रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी उस विचारधारा के पोषक थे कि जो परंपरा से चली आ रही हैं चीजें, उनको चलते रहना चाहिए, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं, वो थोड़े बहुत परिवर्तन के समर्थक थे। मुख्य रूप से जो सामंत, जमींदार, इस प्रकार के लोग जो पुरातन व्यवस्था को कायम रखने के पक्ष में थे, कम परिवर्तन के पक्ष में थे। वो थोड़े बहुत केवल परिवर्तन के पक्ष में थे, शेष प्राचीन व्यवस्था को, प्राचीन प्रवृत्तियों को जारी रखना चाहते थे। ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये परिवर्तन विरोधी थे। दूसरा उदारवादी। उदारवादी वो लोग थे जो परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन समर्थक थे, और इस वर्ग में मध्यम वर्ग के लोग आते थे। मध्यम वर्गीय लोग, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, इस प्रकार का जो नया मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ था, वो उदारवादी था, जो राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन का पोषक था। उदारवादी लोग चाहते थे कि जो बाजार है, बाजार मुक्त हो, बाजार पर बाजार की प्रवृत्तियों का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण ना हो। ये लोग, कुछ लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त था, ये विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। यूरोप में कुछ धर्म विशेष को, कुछ वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त थे। यह चर्च के जो समर्थक थे, जिस देश में जिस चर्च का वर्चस्व होता था, उस चर्च के मानने वालों का, सामंतों को, इन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे जन्म से। तो उदारवादी चाहते थे कि किसी भी वर्ग को या धर्म के आधार पर जो विशेषाधिकार है वो समाप्त कर दिए जाए। ये मताधिकार की भी मांग करते थे, मताधिकार के समर्थक थे। संवैधानिक सरकार के समर्थक थे। ये चाहते थे कि संवैधानिक सरकार हो, संविधान के द्वारा सरकार बने, राजतंत्र न रहे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सबको मताधिकार देने के समर्थक नहीं थे। ये चाहते तो थे कि सरकार संवैधानिक हो, मत से सरकार का चयन हो, लेकिन जो कहा जाए तो एक प्रकार से सीमित मताधिकार के समर्थक थे। गरीबों और महिलाओं के मताधिकार के समर्थक उदारवादी नहीं थे, ये सीमित मताधिकार के समर्थक थे। ये ध्यान रखना। आमूल परिवर्तनवादी, ये वर्ग था जो आमूल, मूल मीन्स जड़, जो जड़ से परिवर्तन चाहते थे, या इसको कहें अंग्रेजी में रेडिकल्स।
जो पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जड़ से पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देना चाहते थे, नई व्यवस्था सेट करना चाहते थे। ये लोग मार्क्स के समर्थक थे। मार्क्स समर्थक जो मजदूर और किसान, जो शोषित वर्ग के लोग थे, किसान और मजदूर जो मार्क्स के समर्थक थे, वो आमूल परिवर्तनवादी थे। ये चली आ रही व्यवस्था को बदल देना चाहते थे। शोषणवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, उसको उखाड़ फेंक करके एक नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो मजदूरों किसानों के हितों की समर्थक हो, समाज में समाजवादी सिद्धांतों की समर्थक हो, उत्पादन के ऊपर सरकार का नियंत्रण हो, संसाधनों पर समाज का अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था के समर्थक आमूल परिवर्तनवादी थे। तो यूरोप में ये तीन प्रवृत्तियां देखने को आ रही थी। मैंने बताया कि यूरोप में इस प्रकार की हवा सारे देशों में फैलने लगी थी, लेकिन उसका सबसे पहला प्रभाव हमें देखने को आया रूस में। रूस में कौन सी परिस्थितियां थी, क्यों रूस में समाजवादी विचारधारा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई, सबसे ज्यादा समर्थक रूस में ही क्यों हुए, इस पृष्ठभूमि को हम पढ़ते हैं। रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद कैसे उत्पन्न हुआ, कौन सी प्रवृत्तियां थी, क्या परिस्थितियां थी, रूस में ही क्यों समाजवादी विचारधारा का प्रभाव ज्यादा देखने को आया। कार्ल मार्क्स तो जर्मनी का रहने वाला था, अधिकांश जीवन उसने इंग्लैंड में बिताया, लेकिन उसकी विचारधारा का जो सबसे पहला परिवर्तन देखने को आया वो देश था रूस। सबसे ज्यादा प्रभाव रूस में आया। ऐसा क्यों, कौन सी परिस्थितियां थी, आइए उस पर चर्चा करते हैं। रूस संसार के मानचित्र में आप देखिए, संसार के मानचित्र में आप रूस देख रहे हैं। यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ संसार का सबसे बड़ा देश, दो महाद्वीपों में फैला हुआ। प्रशांत महासागर से लेकर के यूराल पर्वत के आगे तक, यूरोप की मुख्य भूमि तक, उत्तर में आर्कटिक समुद्र से सीमाएं मिलती हुई, दक्षिण में काला सागर तक देख रहे हैं रूस का विस्तार। आज का फिनलैंड, लिथुआनिया, लाताविया, एस्टोनिया, ये सारा उस समय रूस के प्रभाव में था। पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग यूरोप का अंग था और इस समय रूस में राजतंत्र था। रूस राजतंत्र के अंतर्गत शासित होता था और रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को जार कहते थे। रूस का जो शासक था उस समय, जिस समय की हम बात करते हैं 1900 के बाद, इस समय जार था जार निकोलस सेकेंड। 1900 के बाद रूस में जार निकोलस सेकेंड शासन कर रहा था। यह रूस की गद्दी पर 1894 रूस की गद्दी पर 1894 में आया। इसको शासन अपने पिता जार अलेक्जेंडर थर्ड के बाद मिला। जार अलेक्जेंडर थर्ड भी एक प्रतिक्रियावादी शासक था। सारी शक्तियों को अपने हाथ में रखना, केंद्रीकृत शक्तियों का मालिक, वही हाल जार निकोलस सेकंड का था। जार निकोलस सेकंड एक निरंकुश, महत्वाकांक्षी, जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति और स्वभाव से डरपोक, निर्णय लेने में अक्षम, इस प्रकार का शासक था उस समय। 1894 से शासन में जार निकोलस सेकंड था। जार अपने प्रशासनिक निर्णयों में कई बार ढुलमुल नीति अपनाता था और इसके प्रशासनिक निर्णय कई बार इसकी पत्नी जो जरीना थी, जार की पत्नी की उपाधि थी जरीना, उसका नाम था अलेक्जेंड्रा
फ्योदोरोवना, अलेक्जेंड्रा फ्योदोरोवना, या उसको शॉर्ट में कहें अलेक्जेंड्रा या अलेक्सांद्रा। अलेक्जेंड्रा फ्योदोरोवना जर्मन मूल की रहने वाली थी। ये जर्मन मूल की थी और कई बार पद के निर्णय में यह हस्तक्षेप करती थी। राजनीतिक कार्यों में भी इसका दखल था। जार के निर्णयों में, राजनीतिक कार्यों में और एक हस्तक्षेप करने वाला शख्सियत था, एक व्यक्ति था, उसका नाम था रासपुतिन। रासपुतिन एक ढोंगी संत था, ये पादरी था। रासपुतिन एक ढोंगी संत था जिसका कि प्रारंभिक जीवन एक अपराधी का जीवन था। कहते हैं कि अपराधी के जीवन से वो संत के जीवन में आ गया, संत के जीवन में परिवर्तित तो हो गया, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति नहीं बदली और उसने अपने विरोधियों का सफाया जरीना के माध्यम से जार से कराया। कारण यह था, जरीना इस ढोंगी संत रासपुतिन के प्रभाव में थी। रासपुतिन का कहना मानती थी, रासपुतिन का सम्मान करती थी। फलस्वरूप रासपुतिन अपनी बातों को जरीना से कहता और जरीना उन कामों को जार से करवा लेती। तो इस प्रकार से पर्दे के पीछे राजनीतिक जो बागडोर थी, जो राजनीति के सूत्र थे, वो रासपुतिन के हाथों में थे। तो ये तीन बहुत की पर्सन्स थे, जार निकोलस सेकंड, जरीना अलेक्जेंड्रा फ्योदोरोविना और रासपुतिन। आगे चलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में रूस में जो राजनीतिक प्रगति हुई, जिसकी वजह से समाजवादी व्यवस्था को बल मिला। जार निकोलस सेकंड जो था, मैंने बताया कि बहुत ही महत्वाकांक्षी स्वभाव का व्यक्ति था, जिद्दी स्वभाव का, निरंकुश, नवयुवक। वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए, अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए और एक प्रतिक्रियावादी शासक के रूप में उसने सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले रखा था। और यही कारण था कि लोग जार निकोलस सेकंड से नाराज होते चले गए। जार भूल पर भूल करता चला गया। क्या भूलें की उसने? देखिए, पहली भूल उसने की, ड्यूमा एक संस्था थी जो जार को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए थी। जैसे अपने यहां मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री की सहायता करता है, इसी प्रकार रूस में जार की सहायता करने के लिए एक संवैधानिक संस्था थी ड्यूमा का चयन होता था और ड्यूमा के सदस्य जार को प्रशासन संचालन में सहायता करते थे। लेकिन इस ड्यूमा को जार निकोलस सेकंड से पहले से शासकों ने भंग कर रखा था। जार निकोलस सेकंड ने भी इसको भंग ही रखा। ड्यूमा को उन्होंने भंग कर दिया। फलस्वरूप सारे निर्णय जार स्वयं लेता था और इसीलिए हर निर्णय के लिए जार स्वयं जिम्मेदार था। और यही कारण था कि जार कई बार निर्णय लेने में भूल पे भूल करता चला गया। तो ड्यूमा का ना होना, जो एक संवैधानिक संस्था थी, उसको समाप्त कर देना, इसकी वजह से लोग जार से नाराज थे। दूसरा, जार एक बहुत महत्वाकांक्षी स्वभाव का था। जार चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के ऊपर उसका अधिकार हो। इतना बड़ा विस्तृत देश रूस, जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था, फिर भी उसकी महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ी थी। रूस का पड़ोसी देश पूर्व में है जापान। जापान नया 19वीं शताब्दी के अंत में जापान ने औद्योगिक प्रगति की थी। नए उसने औद्योगिक युग में प्रवेश किया था। विश्व के विभिन्न देशों में वो भी अपने व्यापारिक हितों के बारे में चिंतित था। खास करके दक्षिणी कोरिया और मंचूरिया क्षेत्र जो था, जापान वहां अपना आर्थिक विस्तार करना चाहता था, जिस कार्य में रूस रोड़े डाल रहा था। रूस नहीं चाहता था कि जापान का आर्थिक प्रभाव मंचूरिया और दक्षिणी कोरिया पर फैले। जो कोरिया का क्षेत्र था, तो कोरिया, दक्षिणी कोरिया जापान के बिल्कुल पास था, तो कोरियाई क्षेत्र में और मंचूरियाई क्षेत्र में जापान का व्यापारिक विकास हो, इस काम में रूस रोड़े डाल रहा था। फलस्वरूप 1904-05 में
रूस और जापान के बीच युद्ध हो गया। जापान छोटा सा एशियाई देश, रूस इतना विशालकाय देश, लेकिन इस युद्ध में रूस की पराजय हो गई। रूस हार गया। रूस के पराजय ने रूस के सैनिक, रूस की शक्ति के खोखलेपन को उजागर कर दिया। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि रूस बड़ा देश जरूर है, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं है, एक योग्य हाथों में नहीं है। जार एक निरंकुश शासक जरूर है, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं है। तो रूस जापान युद्ध ने रूस की कमजोरियां संसार के सामने उजागर कर दी। जो रूस की जनता जार के खिलाफ थी, इस हार से जार को और विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, नंबर 3, कौन सी परिस्थितियां जार के विरुद्ध होती जा रही थी। युद्ध के कारण देश में मुद्रास्फीति बढ़ गई, औद्योगिक विकास रुक सा गया, मजदूरों को खाने पीने की जो चीजें थी मिलना मुश्किल होने लगी, बाजार में कीमतें बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में लोगों ने अधिकारों की मांग करना चालू कर दिया, मजदूरों ने रोटी की मांग करना चालू कर दिया। रूस में मजदूर पहले वाले मजदूर नहीं थे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव होने से रूस में भी जो औद्योगिक विकास हुआ था, उन शहरों में औद्योगिक संगठन स्थापित हो गए थे, मजदूरों के संगठन बन चुके थे। जार निकोलस सेकंड के समय में रूस में औद्योगिक विकास चालू हो चुका था, कुछ कारखाने स्थापित हो गए थे, शहरीकरण भी स्थापित हुआ था। जार निकोलस सेकंड के समय में जो कारखानों में काम कर रहे थे मजदूर, उन्होंने अपनी पार्टियां यूरोप में समाजवादी विचारधारा को देखते हुए गठित कर ली थी। रूस में एक ऐसी पार्टी 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी की स्थापना रूस में भी हो चुकी थी। मजदूर संगठित होना चालू हो चुके थे। आगे चल करके 1900 में 2 वर्ष के बाद ही सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की भी स्थापना हो गई रूस में, जो ग्रामीण क्षेत्र में थी। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो किसान वर्ग थे, इस वर्ग में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की गहरी पैठ थी। रशियन से सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इस पार्टी का आधार शहरी क्षेत्र के जो लेबर क्लास थे, लेबर क्लास लोग जो लेबरर्स थे, उनके बीच थी। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी पार्टी थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। आगे चल करके सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1902 में 2 भागों में बट गई। 1902 में इस पार्टी के 2 गुट हो गए, एक बोल्शेविक, दूसरा मेनसेविक। बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक और मेनसेविक दोनों रशियन भाषा के शब्द हैं। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक, जिसके समर्थक संख्या में ज्यादा हो, वो बोल्शेविक। मेनसेविक अल्पसंख्यक, जिसके समर्थक संख्या में कम हो। बोल्शेविक पार्टी जो थी, इसके समर्थक ज्यादातर मजदूर और किसान थे, और इस धड़े का नेता था व्लादिमीर इलियच लेनिन। इसके नेता थे लेनिन। ये लोग क्रांति में विश्वास करते थे, इनकी समर्थकों की संख्या ज्यादा थी। मेनसेविक, इसके नेता थे केरेंस्की। इसके विचारधारा के समर्थकों की संख्या कम थी, अल्पसंख्यक होने के नाते इनको मेनसेविक कहते थे। 1902 में पार्टी में अनुशासन के आधार पर यह विभाजन हो गया। लेनिन
क्रांतिकारी वर्ग का नेतृत्व करते थे। जार ने इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देख करके लेनिन को देश से निष्कासित कर दिया। लेनिन को देश निकाला दे दिया गया। लेनिन और लेनिन के मित्र थे टाटस्की, दोनों यूरोप चले गए और अधिकांश समय स्विट्जरलैंड में रहे। तो लेनिन को आगे चल करके जार ने देश से निष्कासित कर दिया। बोल्शेविक पार्टी, जिसमें बड़ा जनाधार ग्रामीण क्षेत्रों में था, मजदूर और किसान थे, वो सब लेनिन को अपना नेता मान रहे थे। अब ये तो थी राजनीतिक पार्टियों का गठन। आइए हम देखते हैं कि जार से नाराज होने का एक बड़ा कारण ड्यूमा का भंग कर देना, रूस जापान युद्ध के बाद लोगों में जार के प्रति आक्रोश। तीसरा, हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से राजनीतिक प्रगति हो रही थी, इसको तीसरा पॉइंट रखिएगा। चौथा पॉइंट, युद्ध के बाद जो देश में परिस्थितियां थी, मुद्रास्फीति का दौर, कारखाने की बंदी की व्यवस्था, कारखाने बहुत से बंद हो गए थे, मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा था, लोगों को जीविका संकट आ चुका था, लोगों को रोटियां नहीं मिल रही थी। मजदूर जो अपनी हितों की बात करते, रोटी की बात करते, तो उसको सुनने वाला कोई नहीं था। काम की परिस्थितियां बहुत ही खराब थी, मजदूर और किसान बहुत शोषित थे। ऐसे स्थिति में रूस के कारखानों में काम करने वाले लोगों ने जब अपने अधिकारों की बात की तो प्यूतिलोव पेट्रोग्राड में प्यूतिलोव आयरन वर्क्स था। प्यूतिलोव आयरन वर्क्स ये लोहे का कारखाना था। यहां के मजदूरों ने जब अपने अधिकारों की बात की तो 4 बड़े पार्टी नेताओं को कारखाने से निकाल दिया गया। प्यूतिलोव आयरन वर्क्स के जो 4 बड़े मजदूर नेताओं को जब कारखाने से निकाला गया तो इनकी सुरक्षा के लिए, इनको फिर से कारखाने में वापस लेने के लिए और इस मुद्दे पर रूस में 1,10,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। पेट्रोग्राड और उसके आसपास के शहरों में 1,10,000 मजदूर हड़ताल पर आ गए। सारे मजदूर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। मजदूरों की मांग थी मुख्य रूप से काम के घंटे कम किए जाएं, जो 12 से 15-18 घंटे तक थे। कार्य की परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी। बहुत तंग स्थानों में, अंधेरों में उनको काम करना पड़ता था। सक्रिय स्थानों में मशीनों के साथ काम करना पड़ता था। रूस में नया नया औद्योगिक विकास हुआ था। उद्योगों के ऊपर बहुत कुछ विदेशी पूंजी लगी थी, कुछ देश के पूंजीपतियों की पूंजी लगी थी। कारखाने निजी नियंत्रण में थे। मजदूरों को वेतन कम मिलता था, काम अधिक करना पड़ता था। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत, उनके हितों को कोई सुनने वाला नहीं। इन सारी मांगों को लेकर के रूस के मजदूर आंदोलन रत हो गए। कारखाना मालिकों ने कारखानों में ताले लगा दिए। कारखाने बंद हो गए, मजदूरों को वेतन मिलना भी बंद हो गया, मजदूरों को रोटी मिलना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में मजदूरों के बारे में बात करने के लिए 22 जनवरी 1905 को पेट्रोग्राड, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग उस समय कहा जाता था, पेट्रोग्राड जहां जार का महल था, उसका जो विंटर पैलेस था जहां जार रहता था, पेट्रोग्राड की तरफ एक मजदूरों का बड़ा हुजूम जुलूस के रूप में चल पड़ा। मजदूरों ने रैली निकाली और उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे फादर गैपो। फादर गैपोन उस मजदूरों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रहे, यह भीड़ शांतिप्रिय भीड़ थी, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रही थी, हिंसा नहीं कर रही थी। मजदूर जुलूस की शक्ल में जा रहे थे जार से मिलने। फादर गैपो उनका नेतृत्व कर रहा था। फादर गैपो मजदूरों की बात को जार से कहने के लिए जा रहा था। जार के विंटर पैलेस की ओर मजदूर जब बढ़ने लगे और जार ने मजदूरों को आता देखा, एक बड़ी भीड़ आ रही थी। जार ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना मजदूरों से कोई वार्ता किए, अपने जो निजी सुरक्षा गार्ड्स थे और जो पुलिस थी,
निजी सुरक्षा गार्ड्स, उनको कोसेक्स कहा जाता था, जो जार की निजी सुरक्षा करते थे। कोसेक्स और पुलिस को इसने उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। बहुत ही मानवीय निर्णय। जो शांतिप्रिय भीड़ रोटी की मांग के लिए आ रही थी, उसको बदले में गोलियां मिली। 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर वो खूनी खेल खेला गया, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए और मरने वालों की संख्या 100, लगभग घायलों की संख्या 300। इतने लोग मार डाले गए। यह संयोग से जो 22 जनवरी का दिन था, उस दिन रविवार था, इसलिए रविवार होने के नाते इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्लडी संडे या खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की घोर प्रतिक्रिया हुई। जब यह समाचार यूरोप और रूस के विभिन्न भागों में पहुंचा, तो यूरोप के अलग अलग शहरों में जार के खिलाफ गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दंगे फसाद होने लगे। जार के समर्थकों और जार के विरोधियों के बीच संघर्ष चालू हो गया। पूरे देश में एक विप्लव सा आ गया। 22 जनवरी 1905 से लेकर के अक्टूबर 1905 तक रूस में गृहयुद्ध की स्थिति रही। यहां एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर किसी पुस्तक में ये 9 जनवरी मिले, ये तिथि 9 जनवरी मिलती है, तो भी ये तिथि सही है। 9 जनवरी रूसी कैलेंडर के अनुसार है। रूसी कैलेंडर, इंटरनेशनल कैलेंडर, जो जूलियन ग्रेगरी कैलेंडर है, इस कैलेंडर से 13 दिन पीछे। तो रूसी कैलेंडर के आधार पर यह तिथि 9 जनवरी थी, इंटरनेशनल कैलेंडर के आधार पर 22 जनवरी है। तो कई बार बच्चे भ्रम करते हैं, तो इस भ्रम को आप दूर रखिएगा। यह भ्रम आगे भी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं फरवरी क्रांति या अक्टूबर क्रांति, तो रूसी कैलेंडर के आधार पे है। इंटरनेशनल कैलेंडर के आधार पे उसे हम मार्च क्रांति और नवंबर क्रांति कहेंगे। ओके, तो अक्टूबर 1905 तक यह गृहयुद्ध की स्थिति चलती रही। रूस में विप्लव का वातावरण, तांडव का वातावरण चलता रहा। 1905 में अक्टूबर में आकर के जार ने घुटने टेक दिए। जार ने, जो विद्रोही थे, उनके सामने इसने हार मान ली और जार ने उनकी सारी मांगों को मानने का निर्णय ले लिया। कौन सी मांगे थी, ये विद्रोही क्या चाहते थे, वो देखिए। जार ने सबसे पहली बात जो इनकी मांग थी, ड्यूमा का गठन। ड्यूमा का गठन की इनकी मांग मान ली। इनको धार्मिक स्वतंत्रता दी। धार्मिक स्वतंत्रता, रूस ईसाई धर्म को मानने वाला देश था और रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च वहां का मुख्य चर्च था। जो दूसरे चर्च के मानने वाले लोग थे, फिनलैंड आदि के, पोलैंड आदि के लोग, जो दूसरी भाषा के जानने वाले, बोलने वाले लोग थे, उनको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। तो जार ने मान लिया कि जो दूसरे चर्च के मानने वाले हैं, वो अपने चर्च को मान सकते हैं। उनको धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई। उनको अपनी भाषा में व्यवहार करने को दे दिया गया। किसानों का जो कर्ज था, किसानों का ऋण, इसको माफ कर दिया। लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। जो सबसे अहम मांग थी कि प्रेस की आजादी, लोगों को बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, इसका अधिकार दिया। और सरकारी स्कूलों में पहले केवल रूसी भाषा में पढ़ाई होती थी, अब पोलिश भाषा, जो पोलैंड का क्षेत्र था, वहां पर पोलिश भाषा को भी मान्यता दे दी गई। यह सुधार करने के लिए जार तैयार हो गया और जार ने नई ड्यूमा का गठन भी कर दिया। नई ड्यूमा गठित हो गई। देश में दंगे फसाद रुक गए, शांति आ गई। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। जार ने परिस्थितियों को देखते हुए ये सब बातें तो मान ली थी,
लेकिन उसका जो स्वभाव था, जो उसकी प्रकृति थी, निरंकुश प्रतिक्रियावादी, वो परिवर्तित नहीं हुई थी। जार ने केवल 75 दिन के बाद ही जो ड्यूमा को गठित किया था उसको फिर से भंग कर दिया। लगभग 2.5 महीने बाद ही ड्यूमा का गठन जो था वो भंग हो गया। फिर से सारी शक्तियां जार के हाथों में आ गई। जार ने नई ड्यूमा का गठन किया। नई ड्यूमा गठित की गई 1906 में, और यह नई ड्यूमा भी केवल 3 महीने चली। 3 माह ही नई ड्यूमा गठित होने के बाद चली। 1907 में फिर से नई ड्यूमा गठित हुई। 1907 में फिर से ड्यूमा का उसने गठन किया। यह तीसरी ड्यूमा थी। पहली ड्यूमा 1905, दूसरी 1906, तीसरी 1907। 1907 में जो नई ड्यूमा का गठन किया गया उसको भी थोड़े दिन में ही खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद जार ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, और कब तक? चौथी ड्यूमा 1912 में जार ने गठित की, और इस ड्यूमा के जो सदस्य चुने गए वो सारे जार की नीतियों के समर्थक, जो जार के मित्र थे, जार की हां में हां मिलाने वाले लोग थे, उनको जार ने ड्यूमा में स्थान दिया। तो 1904 में जार के समर्थकों की ड्यूमा फिर से स्थापित हुई। आप देखिए कि 1905 से लेकर के 1912 तक जार बार बार परिवर्तन करता रहा। उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसकी निरंकुश प्रवृत्ति थी, वो राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में रखने की जो उसकी ललक थी, वो ड्यूमा के बार बार भंग करने में दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी, परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। लेनिन और उनके समर्थक, बोल्शेविक पार्टी के लोग, जो किसान और मजदूर थे, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने अपने संगठन बनाने चालू कर दिए। किसानों और मजदूरों के ऐसे संगठन, उनको सोवियत कहा जाता था। सोवियतों का गठन हुआ। परिस्थितियां इतनी बिगड़ती जा रही थी कि अब लग रहा था कि रूस में निश्चित ही परिवर्तन की झलक दिखाई पड़ेगी। तब तक एक विश्व राजनीति में नया परिवर्तन आया। वो क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। 1914 से लेकर के 1918 जार निकोलस द्वितीय बहुत ही महत्वाकांक्षी स्वभाव का था। वो इस युद्ध में भी शामिल हो गया। साम्राज्य को बढ़ाने की लालसा में वो विश्व युद्ध में भी शामिल हो गया। इतनी भूलों के बाद एक और बड़ी भूल जार करने जा रहा था। रूस इस प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल हो गया। विश्व युद्ध में 2 शक्तियां थी, त्रिगुट और त्रिराष्ट्र। त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ये देश थे, और जो त्रिराष्ट्र था उसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जो मित्र देश थे। तो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। यह उसकी और बड़ी भूल थी। इस वजह से रूस के खिलाफ, रूस में जार के खिलाफ सारी परिस्थितियां विपरीत होती जा रही थी। और एक समय वो आया जब रूस के असंतुष्ट लोगों ने जार को शासन से उखाड़ फेंकना चाहा, और रूस में एक क्रांति हुई जिसको हम 1917 की रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के क्या कारण थे, उस क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्रांति के बाद रूस में क्या व्यवस्था स्थापित हुई, उसको हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। यूरोप में समाजवाद का विकास कैसे हुआ, रूस की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, आज आपके साथ विचारों का जो हमने संप्रेषण किया, जो आपके साथ चर्चा की, कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, और पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।